हेलो डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो पार्ट 3 है। ठीक है, और इससे पहले 2 पार्ट बन चुके हैं, उन दोनों को देखें तभी इसको देखना स्टार्ट करें। और दूसरी बात, इसे अपना हॉरिजॉन्टल मोबाइल पे चलाएं और वीडियो को लास्ट में लाइक ज़रूर करें। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए एक पीस ऑफ वायर है, रेजिस्टेंस आर है, कट कर दी गई है 5 इक्वल पार्ट्स में। तो हर पार्ट्स को अगर आप ऐड करेंगे पैरेलल में तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। ओके, उसके बाद आपको एक रेशियो भी निकालना है, आर टोटल आर डिवाइडेड बाय आर 1 से। ठीक है, तो क्या रेशियो होगा, पहले हमें टोटल आर पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि एक बॉडी इतनी है तो 5 पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा हर किसी का, आर बाय 5। टोटल अगर आर है और हर कोई हिस्सा आर बाय 5 में कटेगा तो ये आर से आर कट के कितना बच जाएगा आपका। ठीक है, तो अब देख लेते एक बार इसे ठीक से। तो हर किसी हिस्से को आर बाय 5 में ब्रेक कर दिया जाएगा। 5 हिस्से बनेंगे जिन्हें पैरेलल में जब ऐड करेंगे तो 5 सभी के ऊपर चले जाएंगे। 5 जो कि कॉमन निकल के आ जाएगा और 1/5 करके पूरा जो ये है ये कैलकुलेशन में ये आ जाएगा। इसके बाद जो पैरेलल का इक्विवेलेंट सर्किट का रेजिस्टेंस वैल्यू वही आ जाएगी R/25। अब R/25 तो आ गई है, तो अभी आपने फॉर्मूला बनाया हुआ था R डैश बाय आर डैश पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, आर आपका सिंगल रेजिस्टेंस है। तो ये क्या होगा, R/25। ठीक है, और नीचे क्या होगा आपका आर से आर कट जाएगा। तो जो ऑप्शन है आपका कौन सा करेक्ट कहलाया जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसके बाद कि इनमें से कौन सा जो इलेक्ट्रिक पावर को दिखाता है। तो I² बाय आर ये भी इलेक्ट्रिक पावर है, ये डी बी वाला नहीं है, VI भी इलेक्ट्रिक पावर है, V² बाय आर भी इलेक्ट्रिक पावर है, तो ये भी हो गया। अब ये है, देखिए V से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, V से पता चल रहा है एक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, और पावर के बारे में उसने पूछ लिया है। अब ऐसे क्वेश्चन को, और यहाँ पर पावर 100 भी दी हुई है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन 2 पावर्स को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो रेट कर रहा है इतने पे और इतने वोल्टेज पे, और दूसरा है जो ऑपरेट किया जा रहा है 110 पे, और पावर कंज्यूम आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पर P=VI होता है ना। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक बल्ब भी उसी करंट पे चल रहा है जिस पे जो नेक्स्ट वाला अप्लायंस है उसे चलाया जा रहा है। इसका मतलब करंट कॉमन है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, या फिर आप करंट के कॉमन से ही निकाल लीजिए। ठीक है, तो करंट कॉमन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P/V, और इधर से भी P/V। एक P1 एक P2, एक V1 एक V2। P1 और V1 कितना है आपके पास, 100 डिवाइडेड बाय 220, और ये कितना है आपके पास P2 एज इट इज़, ये कितना है आपके पास 10। इसे ये 2 टाइम्स काट देगा। ओके, एक मिनट, मेरा तो वीडियो बंद हो गया। सो 2 टाइम्स काट देगा, तो आपका P2 क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 2 से ये वोट को 5 टाइम्स काट देगा। P2 कितना आ जाएगा, 50। तो यहाँ पर 50 ऑप्शन इसने करेक्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को कैसे सर्किट में कनेक्ट करेंगे। तो आपको पता है सभी को, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमने दोबारा से किया है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, ये भी हो गया है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 12 V दिया हुआ है, V लिख लीजिए पहले, और फिर देखिए मिली एम्पेयर दिया हुआ तो I लिख लीजिए। मिली को हटाने के लिए बच्चों याद रखना, मिली हो, किलो हो, सेंटी हो, मिली को हटाने के लिए 10⁻³ डालते हैं, किलो को 10⁻³ और सेंटी को 10⁻²। ठीक है, तो इसी के हिसाब से चेंज कर लिया। अब आगे कुछ नहीं दिया हुआ तो मैंने ये लिख लिया। अब मेरे पास मतलब V और I है, बाद में R पूछ लिया तो ओम्स लॉ से मैं निकाल लूँगा। ठीक है, निकाल दिया। ओम्स लॉ का नाम जरूर लिखूँगा, ये बात याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि V दे रखा है, ठीक है, और इसके बाद ये सारे रेजिस्टेंस दे रखे हैं। ठीक है, और कह रहा है कि हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम, मतलब 12 ओम इस वाले R5 में आपसे करंट पूछ लिया है। तो I5 ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I5 R5
इजकल टू V5। तो I5 कितना हो जाएगा बच्चे, V5 अपॉन R5। तो अब तुम्हें V5 और R5 निकालना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके लिए स्टेप्स बनाते हैं। जैसे पोटेंशियल V9 वोल्ट है, V1 अलग होगा, V2 अलग होगा, V3 अलग, V4 V5 अलग। ओके अब क्या है कि R की सभी वैल्यूज़ मेरे पास हैं, ठीक है। अब जो R सीरीज में है, जैसे कि ऊपर दिख रहा था, टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू आ गई। अब इस टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू को अगर मैं ले लूँ, इधर से V भी मुझ पे टोटल है, तो I टोटल कितना निकल जाएगा, सीधी सी बात ये। अब क्या है कि देखिए I का वैल्यू निकल गया। अब इसने क्या है कि देखो बात ये है, जो I R1 में जाएगा वही I2 में जाएगा, R3 में, R4 में और R5 में। इसका मतलब I5 का वैल्यू निकल चुका है, ठीक है। हाँ सर, ये है कि पोटेंशियल अलग होगा। पोटेंशियल निकालना तो अब क्या करना, V5 इजकल टू I5 और R5। तो V5 आपने अभी निकाल लिया, R5 आपको पता 12 है, तो आपका पोटेंशियल भी निकल जाएगा। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बाकायदा कि करंट का वैल्यू जो है। अब ये क्वेश्चन आता है 176, ये बहुत इंपॉर्टेंट अलग तरीके का क्वेश्चन है। 176 के मेरे पास रजिस्टर्स है। हाउ मैनी रजिस्टर्स, 176, जिन्हें मुझे पैरेलल में लगाना है। और मेरे पास सर्किट में करंट है 5 एम्पियर। ए से पहचाना, वी से पहचाना कि वोल्टेज है 220। अब कितने लगा लो, 5 एम्पियर और 220 का सर्किट मतलब मेरा है, उस पर 176 176 के कितने लगा लो। तो पहले तो ये लगाऊं कि जो आर है टोटल सर्किट का वो कितना होना चाहिए, इतने पे आर कितना चाहिए। तो टोटल पोटेंशियल, टोटल करंट लिया मैंने, ओम्स लॉ में मैंने रख दिया, तो आर का कैलकुलेशन कितना आ गया, 44। अब देखिए इसके बाद तो यहाँ पर एकदम कैलकुलेशन कर दिए इस बच्चे ने। तो अब कैसे कर सकता हूँ मैं, देखिए अब मुझे पता है कि आपके पास एक आर है जो अलग अलग आर्स के लिए काम आ रहा है, 1/R2 प्लस R3 1/R4, है ना, ऐसे हो रहा है, ऐसे जा रही लाइन। तो ये जो आर है इसकी वैल्यू तुमने 44 अभी निकाल ली। तो मेरा कहने का मतलब है 144 इजकल टू कितना हो जाएगा, कितने आर होंगे वो, 1/R में होंगे सभी। 1/R को अगर कॉमन ले लूँ सभी के, 1 + 1 + 1 + 1 बचेगा। तो इन सभी को अगर मैं n कह दूँ तो मेरे पास R इक्विवेलेंट इजकल टू n/R का फॉर्मूला आ जाता है। तो n कभी भी आपको चाहिए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा, इस फॉर्मूले को लिख लें आप, n इजकल टू R/R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 170 नीचे आ जाएगा, 44 176 ऊपर आ जाएगा, 44 नीचे आ जाएगा। तो आपकी जो कैलकुलेशन है इसे सेटिस्फाई कर जाएगी और 4 रजिस्टेंस आ जाएंगे। तो 4 रजिस्टेंस वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई रेजिस्टेंस मैंने दे रखे हैं 6 ओम के, ठीक है, उनको कंबाइन करना है और 3 रेजिस्टेंस है, उनका सम कितना होना चाहिए, एक बार 9 ओम होना चाहिए और एक बार 4 ओम होना चाहिए। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे भाई। अब ये तो मैथ्स है, वैसे तुम्हें बस ये देखना है कि सीरीज़ पहले। अब देखिए 6 को अगर सीरीज़ में ऐड करें तो 18 आएगा। 6 को 1/6 + 1/6 + 1/6 में ऐड करें तो कितना आएगा आपका, तो ये आएगा, जैसे आपको पता है 1/R इजकल टू 1/6 1/6 1/6 1/6 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 वहाँ से आ जाएगा, क्योंकि कॉमन लोगे तो 1 1 1 प्लस में आ जाएगा ना, 1 + 1 + 1, समझ रहे मेरी बात। हाँ तो देख लेना आप, R इक्विवेलेंट निकल जाएगा 3/6, 3/6 से 2, तो R2 कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब अगर 6 रजिस्टेंस को सीरीज में करूँ तो 18 आएगा और 6 के रेजिस्टेंस पैरेलल में करूँ तो कितना आएगा 2। अब ना तो सर्किट में 2 बनाना ना ही 18 बनाना, बट 18 का जो हाफ है वो 9 है और 2 का जो हाफ है डबल है वो क्या, 4। तो ऐसी कंडीशन में सर्किट कैसे बनेंगे मैं बताता हूँ। जब आपको ये बनाना है 9 मतलब सीरीज़ के हाफ करना है, तो 2 पैरेलल में रख लेना, एक सीरीज़ में रख लेना, ठीक है, समझ पाए। जब सीरीज़ कम्बिनेशन को हाफ करना है तो आप ऐसे करना, 2 पैरेलल में रखना, एक सीरीज में रखना, फिर उन दोनों को आपस में सीरीज बना देना। तो इसका सम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर किया 2 को सम किया तो ये आ गया 1/3। 1/3 को जब जाके ऐड किया
6 में, तो कितना आ गया 9। ठीक है। अब ऐसे वाले के लिए क्या है, ऐसे वाले का सर्किट ऐसा होगा, 2 को सीरीज में रखेंगे, एक को उसके साथ पैरेलल में कर देंगे, तो आपका बीच वाली वैल्यू निकलेगी। ठीक है। तो याद रखना ये ट्रिक है, या तो ऐसे करके 2 रेजिस्टेंस लगेंगे, ठीक है, या फिर जो अभी नीचे डायग्राम दिख रहा है, 2 को सीरीज में लेंगे, तीसरे को पैरेलल में लेकर आप ऐड करेंगे, तो 2 ही सर्किट आपके बन सकते हैं। तो ये सर्किट क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है, पर ये सर्किट 2 ही बनेंगे जिसमें आपके बीच की वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे, तो ये याद रखना आप। तो 2 सीरीज, एक पैरेलल, या फिर 2 पैरेलल और एक उनके साथ सीरीज हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्वल इलेक्ट्रिक बल्ब डिज़ाइन किए गए हैं 220 वोल्ट में। अब जो लो जो लैंप है उन्हें कनेक्ट कर दिया गया है पैरेलल में, जैसे कि 220 वोल्टेज से, तो उनके पास मैक्सिमम अलाउेबल करंट कितना होगा 5 एम्पियर में। तो भाई देख लेते हैं हम। जैसे कि आपको पता है पी आपको दे रखा है 10 वोल्ट दे रखा है सभी का, ये दे रखा, डब्लू से पहचान लिया मैंने। ठीक है। 5 AM से आई को पहचान लिया मैंने। अब जैसे मुझे फॉर्मूला पता है P इजकल टू वी आई होता है, तो V का वैल्यू कितना आ गया 110, और 110 मतलब 120, और मुझे कितना दे रखा है 220, तो नंबर ऑफ बल्ब्स जो कनेक्ट कर सकता हूँ मैं कितने हो जाएंगे आपके, ये इतने हो जाएंगे। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें 2 बल्ब है आपके जो पास आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हॉट प्लेट है ओवन जो कनेक्ट किया गया है इतनी पोटेंशियल से, रेजिस्टेंस है उसके अंदर 24 के 2, जिन्हें सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करना है, और थर्ड केस के करंट को निकालना है। तो देख लीजिए, पहले दोनों रेजिस्टेंस देख लिया, R1 R2 V, इन दोनों को करंट निकाल लिया, I1 V1, करंट निकालने के बाद करंट की वैल्यू आ गई। अब R2 भी सेम है, तो सीरीज सर्किट के कारण जो करंट R1 में जा रहा है वही R2 में जा रहा होगा। R2 को दोनों को सीरीज में ऐड कर लिया, सीरीज में ऐड करने के बाद टोटल करंट, टोटल पोटेंशियल अपन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल को कहाँ से देखा, टोटल पोटेंशियल बैटरी पे से देख लेंगे। ठीक है। अब थर्ड केस में कह रहा है दोनों को इक्विवेलेंट में ऐड कर दिए, इक्विवेलेंट में ऐड करके पैरेलल में ऐड करके 12 ओम आ गया, इसमें करंट निकाल दिया 18 आ गया। तो ये आपका किसका फॉर्मूला है पैरेलल का, वो किसका था सीरीज़ का। इसमें तो सर 18 आ रहा है, और इसमें सर कितना आ रहा है 4। ऐसा क्यों, मैंने बताया था बच्चों, सीरीज़ में और पैरेलल में करंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ भी बेसिक 24 के हैं, और यहाँ भी बेसिक 24 के हैं, बट यहाँ कितने का बन रहा वो 12 ओम का, और वहाँ कितने का बन रहा 48 ओम का। तो देखिए 48 ओम और 12 ओम होने में इन्होंने अपने आप को चेंज किया, तो करंट की वैल्यू उसे बैलेंस करेगी इक्वल बनाने पे वी के, जो वी पे दोनों वर्किंग कर रहे हैं। तो इसके कारण ये दोनों वैल्यूज़ अलग लग रही हैं आपको, अदरवाइज़ ये सेम है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 वोल्ट से मुझे पहचान लिया, ठीक है, 1 ओम 2 ओम पहचान लिया, सीरीज फॉर्मूले में ऐड कर दिया, R इक्विवेलेंट निकल गया, तो यहाँ से टोटल सर्किट का पोटेंशियल वोल्टेज से लेकर करंट भी निकाल लिया। अब इलेक्ट्रिक पावर के लिए मैंने देखा कि मेरे पास V भी I भी है, तो इलेक्ट्रिक पावर भी निकाल दी। अब ऐसे ये क्वेश्चन है कि I2 निकाल दो, V2 अपॉन R2 निकाल दो, ओम्स लॉ ले लो, V2 आपने देख लेना है, V2 आपको निकाल दिया। तो ऐसे ये क्वेश्चन है, कह रहा पावर निकाल दो, तो VI इंटू पावर हो जाएगा, तो इसमें पावर भी निकाल दिया। अब क्या कह रहा है, 2 लैंप है, लैंप फर्स्ट और लैंप 2, उसका V और P दे रखा है मैंने, P और V दे रखा है, करंट पूछ लिया, तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला लिया, करंट निकाल दूंगा दोनों का। आई होप समझ रहे हैं, दोनों के करंट निकल गए हैं, इसका करंट का वैल्यू इसका करंट का वैल्यू अलग अलग आ गया, दोनों को ऐड कर दिया है, ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट आ गई है, तो टोटल अमाउंट का करंट चाहिए था, दोनों का निकल गया। अब कह रहा है कि इतने टीवी है जो इतने घंटे चलता है और इतना वॉट पावर रखता है 10 मिनट में, तो मैंने क्या करना है, W निकालना है, एनर्जी निकालने की हो जाएगी P/T, निकल के आ गई, तो ये आपको चाहिए था, और बाकी चीज़ें आपको चाहिए नहीं था, आपने देखा ही नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में R दे रखा है 15 एम्पियर
करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, जैसे सेकंड में चेंज कर लिया। कह रहा है कि हीट निकालो, हीट मतलब एच। तो एच क्या, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, आई आपके पास है, आर आपके पास टी, तो आई स्क्वायर आर टी लग जाएगा। ये भी हो गया जी, फॉर्मूला आपको पहले ही याद करा दिए थे जी। अब बात करते हैं टंगस्टन आर यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब या लैम्प। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये वायर है ये टंगस्टन की बनी होती है और ये वाली वायर कॉपर की होती है, ये वाली। तो कह रहा है कि ये पूरी जो इलेक्ट्रिक करंट लेकर आ रही है वो वायर भी कॉपर की बनी हुई है। ठीक है, दो वायर होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, वो स्टार्टिंग में भी दिखाया था मैंने क्या चक्कर हो रहा है। रियलिटी और फिजिक्स का जो डायग्राम है वो दोनों अपोजिट चल रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स के डायग्राम सुंदर दिखाने हैं, वहाँ वायर है सुंदर नहीं। तो क्वेश्चन कहते हैं टंगस्टन की बनी होती है, कॉपर की क्यों नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ अगर आप इसको चेक करोगे अपने बल्ब की और यहाँ चेक करोगे तो हीट यहाँ से निकल रही है, यहाँ से नहीं निकल रही। इसका मतलब जैसे कि हीट फॉर्मूले में आपने पढ़ा है, एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जिसका आर ज़्यादा होगा उसकी हीट भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब इसका हीट ज़्यादा है तभी, सॉरी इसका आर ज़्यादा है तभी तो इसकी हीट ज़्यादा है। तो ऐसा ही है बच्चों, जैसा आप सोच रहे हैं कि इसका आर वैल्यू ज़्यादा होती है जिससे कि हीट भी ज़्यादा होती है, इसकी आर वैल्यू कम होती है जिससे हीट भी कम होती है। क्योंकि ये कम होगा तो हीट भी कम होगा, अगर ये ज़्यादा होगी तो हीट भी ज़्यादा होगी। अब हीट को यहाँ किससे ज़्यादा किया जा रहा है, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी टंगस्टन में हीट की ज़्यादा होती है, समझिए। जो रजिस्टिविटी है इसकी ज़्यादा होती है टंगस्टन की, जिसके कारण उसका रजिस्टेंस भी ज़्यादा है, रजिस्टेंस के कारण हीट भी ज़्यादा आ जाती है। अब इसकी जो रजिस्टिविटी है वो कम होती है, लोएस्ट होती है, कंडक्टर की सबसे कम होती है। तो कॉपर वायर की होती है रो इजकल टू 1.6 टेन टू पावर -8, और टंगस्टन की होती है रो आपकी 10 इंटू टेन टू पावर -2 या 3 करके। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो जब कभी करंट इसमें से होता हुआ निकलता है तो यहाँ उसका रजिस्टेंस ज़्यादा किया जाता है, तो हीट ज़्यादा डेवलप करता है, यहाँ पर नहीं होता तो नहीं करता। तो आई होप आप मेरी बात समझोगे। तो ये है रीज़न। दूसरा ये है कि मेल्टिंग पॉइंट, जो बल्ब होती है वायर ये इतना हीट पकड़ती नहीं है, मतलब 300-3000 टेम्परेचर तक पहुंच जाता है टंगस्टन, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं पहुंचता, क्योंकि नीचे वाला हीट ही नहीं करता, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम है। ऊपर वाले की रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होती है, वो अपनी हीट को इतने टेम्परेचर पे ले जाता है, ये नहीं लेके जाता। ठीक है ना। अब कोई ये तो नहीं सोच रहा कि भाई नीचे वाला नहीं ले जा रहा ऊपर वाला ले जा रहा, तो उसकी रजिस्टिविटी के कारण ले जा रहा, नीचे में है ही नहीं तो नहीं जा रही, जा ही नहीं रही वो नीचे रजिस्टिविटी। तो हाई रजिस्टिविटी के कारण और मेल्टिंग पॉइंट के कारण टंगस्टन रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर डिवाइस सच दैट ब्रेड टोस्टर जो भी है आयरन के नहीं बने, अलॉय के बने हुए हैं। तो इसमें भी वही रीज़न है कि जो मेटल मेल्टिंग पॉइंट है आयरन का वो कम है, इनका ज़्यादा है। दूसरा प्योर मेटल में तो बिल्कुल होता ही नहीं कुछ, तो इसलिए आप लोग किसको यूज़ करते हैं, अलॉय को। तो रॉड वगैरह में जितने भी सभी में अलॉय आता है, ना कि आयरन, क्योंकि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम है, 1000 पे मेल्ट हो जाएगा और ये होते 3300 पे। तो भाई इस वाले को यूज़ करूँगा ना मैं, क्योंकि मेल्ट नहीं करना मुझे बार बार, सर्किट चेंज नहीं करना। अब कह रहा है कि सीरीज सर्किट का जो अरेंजमेंट है वो डोमेस्टिक सर्किट में नहीं होता। क्यों नहीं होता, अगर एक चीज़ ख़राब हो गई तो दूसरी चीज़ भी ख़राब हो जाएगी, स्टॉप वर्किंग की। अगर कुछ डिफेक्ट हुआ तो दूसरे में भी डिफेक्ट होगा। दूसरा पोटेंशियल डिवाइड होता है। ठीक है, ऐसे बहुत से रूल है जो यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब जो वायर होती है, ऐसे वायर तो ऐसे होती है आपके लिए, बट इसे जूम करके देखोगे तो कुछ ऐसे दिखेगी, सामने ऐसे एरिया दिखेगा। तो कह रहा हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या समझते हो। तो हमें पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एरिया बढ़ाएंगे तो आर घटेगा, और एरिया घटाएंगे तो आर बढ़ेगा। आर क्या होता है, अपोज करता है किसका, करंट का। करंट में कौन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये हमने सीख लिया है। अब बात करते हैं कि जो कॉपर है एलुमिनियम की, उसकी वायर यूजुअली की जाती है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए। मतलब जो जो बच्चों इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं ना, ये एलुमिनियम की वायर के होते हैं। ठीक है, ये खंभे जितने भी आपको दिखेंगे
ये सभी किसके होते हैं, एल्युमिनियम वायर के। बट जितने भी दिखाई दे रही है सभी एल्युमिनियम वायर के, ठीक है। बट आपका जो क्या होता है, घर वाली वायर होती है वो रहती है कॉपर की, ठीक है। तो हम वायर दिखा देते हैं आपको, ये जितनी वायर की बंडल वगैरह दिखा रहे हैं नीचे, ये सभी वायर किसकी, कॉपर की, वो एल्युमिनियम की होती है, ठीक है। और जो मोबाइल के सर्किट होते हैं और ये मदरबोर्ड वगैरह होते हैं, इनके अंदर भी जो वायर्स होती हैं, जैसे कि वायर्स आपको दिखाए थे हम, ये वायर्स हैं, वायर के गुच्छे फैले हुए हैं, तो ये वायर होती है सिल्वर की। तो क्वेश्चन ये है कि आप कॉपर और एल्युमिनियम यूज़ करते हैं, आप कभी वायर सिल्वर की यूज़ नहीं कर रहे, सिल्वर की आप मदरबोर्ड वगैरह में कर रहे हैं। तो आपको पता है, देखो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती है सिल्वर, ठीक है, जो कि इन चीज़ों में होता है, और ये चीज़ें महंगी भी होती है इस कारण। एल्युमिनियम की वायर घरों के बाहर लगाई जाती हैं, वो इतना कॉस्टली नहीं होता, क्योंकि उसे कोई चोरी करे तो गवर्नमेंट को इतने नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसको पे करती है। घर में हम कॉपर की वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि घर में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी यूज़ हो, उसका कोई अपोज ना करे। करंट का अपोज करेंगे तो भाई आपकी हीट होगी तो आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी कंज्यूम होगी तो इसका बिल आपका फटेगा, तो बिल आपको भरना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब एक वायर जो सिंपल होती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है, जिसके बिल हमें देने पड़ते हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप बिजली यूज़ भी नहीं करोगे तब भी हम बिल लेंगे। आज की डेट में कुछ अलग रूल्स हैं, पर पहले ये रूल हुआ करते थे। तो वो इस कारण नहीं थे, क्योंकि वायर अगर कोई होगी उसमें से करंट जा रहा होगा तो उसमें रेजिस्टेंस होगा ही होगा, वो ना के बराबर हो बेशक, तो उससे धीरे धीरे समय, लंबे समय में तो एक बिजली खपत होगी होगी तो उसका बिल देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें आप लिख देंगे ड्यू टू द चीपनेस वी आर यूजिंग, आपकी कौन सी वायर, कॉपर वायर और एलुमिनियम वायर, और गुड कंडक्टर भी है, और सिल्वर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे। तो आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं एनसीईआरटी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे, उसके क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।